हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर नीतेश गुप्ता एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग से संबंधित है। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग के साथ साथ हमें इसमें पहले वाले जो टॉपिक है उनकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे घनकोण होता है, घनकोण के साथ साथ क्या है, वैद्युत फ्लक्स है। वैद्युत फ्लक्स और घनकोण दोनों की आवश्यकता पड़ती है मैं गॉस की प्रमेय में। और यहाँ पर हम गॉस की प्रमेय का प्रयोग करके, अनुप्रयोग करके हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कई केसेज में निकालेंगे। जैसा मैंने आपको बताया है, एक कंडीशन होती थी जिसमें हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते थे इसी चैप्टर में, उसमें हम कूलाम के नियम का प्रयोग करते थे। वहां पर जो आवेश था वो कैसा था, बिंदु आवेश था। बिंदु आवेश के लिए हम कूलाम का नियम लगाकर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहां पर आप देखिएगा, यहां पर जब हम निकालते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, तो एक प्रकार से आकृति है, वो कैसी हो सकती है, परिमित। एक प्रकार से उसका आकार भी हो सकता है और कैसा हो सकता है, अपरिमित भी हो सकता है। उस कंडीशन में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालने हैं तो गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग करते हैं। अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, मेरे साथ रहेंगे, आप लास्ट तक का वीडियो देखिए, आपको ये जो टॉपिक है वो 100% समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैंने समझाने के लिए व्यवहारिक रूप से कुछ ऐसे हम वस्तुओं का भी प्रयोग कर लेते हैं जिससे आपको आसानी हो। तो आज का जो टॉपिक हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो टॉपिक है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ठीक है, देखिए आप जरा ध्यान दीजिए, स्टेटमेंट वगैरह जो लिखा हुआ है ये सब मैं आपको बताऊंगा। ये मान लीजिए कोई वायर है, ये तार है, और इस तार पर कैसा है, धन आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है। और यहां से आप मान लीजिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये मैंने ग्रीन से आपको दिखाई, ये पॉइंट है, इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इस पॉइंट को हम चाहे तो कोई नाम भी दे सकते हैं। तो इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से होकर गुजरने वाला, इस पॉइंट से होकर गुजरने वाला इस तार के चारों ओर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ ले लेते हैं। और बेलनाकार जब गॉसियन पृष्ठ ले लेते हैं तो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ पर हमने बताया किसी पॉइंट को हम मानते हैं, और उस पॉइंट से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमें निकालना है। तो आप ध्यान दीजिए, जब इस पर तार पर आवेश है, आवेश के कारण क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और वैद्युत क्षेत्र जब उत्पन्न होता है तो वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा हम उसे प्रदर्शित करते हैं। और जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो एक किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर जब गुजरती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर वो क्या है, गॉसियन पृष्ठ है। तो काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के आधार पर हम वैद्युत फ्लक्स के मान को निकाल लेते हैं। अब वैद्युत फ्लक्स के मान को जब हम निकाल लेते हैं, उसके बाद हम गॉस की प्रमेय का प्रयोग करते हैं, और गॉस की प्रमेय का प्रयोग करने के बाद हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, ये आपका जो फार्मूला होता है वैद्युत, ये मैं रब वर्क कर रहा हूं, ये जो फार्मूला होता है आप जानते हैं ये क्या होता है, ये होता है E डॉट डी, वैद्युत फ्लक्स निकालने का। ई डी ए कॉस थीटा होता है। अब देखिए जो थीटा है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, गॉस की प्रमेय में हम बता चुके हैं, आपको वैद्युत फ्लक्स में भी बता रहे, थीटा को याद रखना बेहद आवश्यक है। थीटा क्या होता है, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है और पृष्ठ पर खींचा गया जो अवलंब है उसकी दिशा होती है। तो यहां पर आप देखिए, ऐसे भी हम कह सकते हैं ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो आपका क्षेत्रफल वेक्टर है उनके बीच बनने वाला क्या है, कोण है, जिसे हम थीटा कहते हैं। अब थोड़ा आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम एंगल की बात कर रहे हैं, कैलकुलेशन। मान लीजिए ये आपका है वायर, अनंत लंबाई का धनावेशित क्या है, तार है, और इस तार के
चारों ओर हमने ये वाला लिया है गॉसियन पृष्ठ, ये वाला गॉसियन पृष्ठ लिया है। अब इस गॉसियन पृष्ठ को हमने जब लिया है तो ये तार है, यहाँ पर मान लीजिए ये तार अंदर से जा रहा है, ये जो तार है यहाँ पर जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। तो हमने बताया था इससे होकर गुजरने वाला, इससे होकर गुजरने वाला एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ लेते हैं। अगर भाई आपको हम आगे बताएंगे और केसेज ऐसे आते हैं जिसमें हम गोलाकार गॉसियन पृष्ठ भी लेते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, ये सिचुएशन है। अब आप जरा ध्यान दीजिए, अब हम बात कर रहे हैं वक्रीय पृष्ठ की। किसकी बात कर रहे हैं? वक्रीय पृष्ठ की। तो वक्रीय पृष्ठ में आप देख रहे हैं इसी पॉइंट पर जिसे हमने लिया है ग्रीन, इस पॉइंट को हम मानना चाहें तो P मान सकते हैं। तो इस पॉइंट पर हमें क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इस पॉइंट के लिए आप देखिए, ये तो हो गया आपके पास वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है डियर स्टूडेंट, ध्यान दें, ये होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा। और ये हमारे पास जो क्षेत्रफल वेक्टर है उसकी दिशा होगी, जैसा यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है। हमने वक्रीय पार्ट को समझाने के लिए इसे 1 लिख दिया है। और अभी जो समतल आएंगे, इसके समतल भाग आएंगे इधर वाले, इसके लिए हमने 2 लिख दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सेम डायरेक्शन है, एक ही दिशा में और एक ही दिशा में होने के कारण एंगल कितना होगा? 0 होगा। सेम डायरेक्शन में होने की वजह से इनके बीच का एंगल कितना होगा? 0 होगा। तो यहां पर आप देखिए, हम बात कर रहे हैं इधर वाले 1 नंबर की। थोड़ा देख लें, फिर मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा। ये आ जाएगा EDA cos 0। cos 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो ये क्या गया? EDA। अब हम केस 2 की बात कर रहे हैं। फाई डबल डैश मान लिया होगा, तो यही फिर EDA cos थीटा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए आप, अब हम इस समय जो बात कर रहे हैं, इस समय हम जो बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं समतल पृष्ठ की। इसके 2 समतल पृष्ठ हैं, ये 2 समतल पृष्ठ हैं। ध्यान दीजिए, ये तो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, ये है वैद्युत क्षेत्र की दिशा। और इस पर खींचा गया जो अवलंब है, उस अवलंब की दिशा कौन सी है? ये है। तो इनके बीच आप देख रहे हैं E और DA के बीच बनने वाला जो कोण है वो कितना है? 90 है। कितना? 90 है, 90। और cos 90 का मान क्या होता है? 0। और cos 90 का मान 0 होने की वजह से आप समझ रहे हैं, ये जो वक्रीय पृष्ठ है, इस वक्रीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला तो वैद्युत फ्लक्स निकल के आएगा। और ये वाला जो समतल पृष्ठ ये वाला है और ये वाला समतल पृष्ठ है, यहाँ पर थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90। और थीटा का मान 90 हो जाने के कारण इस पृष्ठ से और इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, cos 90 होने की वजह से। देखिए क्यों हो गया, हम इसके आधार पर आपको बता रहे हैं। देखिए यहां पर हम क्या लगा देंगे? EDA cos 90 और इसकी वैल्यू क्या होती है? 0। अब आप देखिए, जैसा मैंने लिखा है, मैंने आपको बेटा बताया है डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो स्क्रीनशॉट लेकर आप इसके बेहतरीन नोट्स बना सकते हैं। और वो नोट्स बिल्कुल जैसे आपको एग्जाम में कोचिंग में आपको पढ़ाया जाता है, नोट्स बनाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार के नोट्स आपके बन जाएंगे और आप एक अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अब मैंने जिस प्रकार से लिखा है उसे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले मैंने आपको रफली समझा दिया। अब हम केवल ऐसा ही नहीं, कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं हमेशा, सर क्या थ्योरी भी लिखनी है? कमाल की बात है, थ्योरी लिखनी है। ये कैसे? क्या केवल आप डायरेक्ट लिख दें? कभी आपके पास भोजन आए थाली में तो उसमें सब्जियां भी होती हैं, सलाद भी है ना, और रोटियां भी हैं। कभी आप पूछते हैं कि क्या केवल रोटियां ही खानी है, या कभी आप ये पूछते हैं क्या केवल सब्जी ही खानी है? ऐसा नहीं, आप थ्योरी भी लिखेंगे। जैसे आप अगर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो मैं आपको एक गुरु मंत्र बता रहा हूँ, आप पूरे 70 में से 70 मार्क्स ला सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। मेरे द्वारा पढ़ाए गए जो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है उसके 99 मार्क्स हैं यूपी बोर्ड में, जो अपने आप में क्या रिकॉर्ड है।
आप किसी टीचर के सामने कॉपी जाए तो कॉपी में इस प्रकार से लिखा होना चाहिए कि जैसे आप उस टीचर को समझा रहे हैं, स्टेप बाय, बहुत ज़्यादा डिटेल में भी ना हो, लेकिन जो भी स्टेप है थ्योरी के साथ साथ जो एक प्रकार से सिंबल्स आ रहे हैं, नोटेशंस आ रहे हैं, उन सबको आप बताते हुए चलें। आप ऐसे आंसर दें जैसे आप टीचर को पढ़ा रहे हैं, तो वो संतुष्ट हो जाएगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसमें आप देखिए, अब हम पूरा जो लिखा हुआ है उस पर आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। माना अनंत लंबाई के एक समान धनावेशित तार का रेखीय आवेश घनत्व क्या है? लैम्डा है। तार के निकट स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये थोड़ी सी जगह कम पड़ जाती है, ये दिक्कत। ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट क्या है? P है, और P पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। मैंने जैसे आपको बताया था, P पॉइंट से होकर गुजरने वाला भी मैं इतनी देर से समझा रहा हूं, एक बेलनाकार पृष्ठ मान लेते हैं। तो हमने क्या किया, इसके लिए बिंदु P से होकर जाने वाला स्मॉल l लंबाई का एक काल्पनिक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। ये काल्पनिक होता है, जिसकी हम केवल क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। इसी गॉसियन पृष्ठ के आधार पर हम वैद्युत फ्लक्स के मान को निकालते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा लिख दूं आपको, और इस पर यहाँ पर वक्रीय पृष्ठ लिख दो। किसकी बात कर रहे हैं? वक्रीय। ये जो वक्रीय पृष्ठ है, यहाँ पर वक्रीय पृष्ठ पर लिए गए किसी क्षेत्रफल अवयव dA के लिए वैद्युत क्षेत्र E तथा क्षेत्रफल वेक्टर dA दोनों एक ही दिशा में है, तब क्षेत्रफल वेक्टर dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अभी आप देख लें, अभी हम केवल इधर की बात कर रहे हैं, ये वक्रीय पृष्ठ है, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी। तो यहां पर आप देखिए, फाई ई डैश डी फाई डैश, मैंने आपको ना फाई ई है वो संपूर्ण मान है, और जहां पर डी लगा लेते हैं वो छोटे से पार्ट के लिए है। इसका पूरे का क्षेत्रफल तो क्या है? इसका क्षेत्रफल मान लीजिए, इसका जो क्षेत्रफल है, वक्रीय क्षेत्रफल है, वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है, कैसे भी मान लीजिए आप। ये कितना है हमारे पास? a है, लेकिन उसमें से हमने छोटा सा पार्ट क्या लिया है? उस क्षेत्रफल में से छोटा सा सूक्ष्म अवयव लिया है, वो dA लिया है। तो ये हो जाएगा डी फाई डैश बराबर क्या होगा? E डॉट dA। ये वैद्युत फ्लक्स से हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ भी मैंने आपको बताया E dA cos थीटा। और इतनी देर से मैं आपको बता रहा था, फिर से आप देख लें, ये तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वक्रीय पृष्ठ पर, और ये क्या है? क्षेत्रफल वेक्टर। तो ये क्षेत्रफल वेक्टर और E के बीच बनने वाला कोण क्या हो जाएगा? सिमिलर डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 हो गया, cos 0 का मान 1 होता है, तो डी फाई डैश बराबर आ गया E डॉट dA। अब आप इसके बाद देखिए, तब संपूर्ण वक्रीय गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अलग अलग समझाने के लिए, जैसे आप कुमार मित्तल वगैरह की बुक देखेंगे तो उसमें डायरेक्ट लिख दिया कि समतल पृष्ठों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या है? 0 है। लेकिन मैंने इसमें एक अलग अलग करके भी आपको दिखा दिया है। तो संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो फाई डैश बराबर क्या होगा? इसे इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट, और ये हो जाएगा E dA। ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा E dA cos थीटा। E dA अगर हम लिखना चाहें, एक स्टेप और बढ़ा दे रहे हैं, ये हो जाएगा E dA cos थीटा, और ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा E dA cos 0, 0 ही तो है, तो ये हो जाएगा E dA। बढ़ा दिया मैंने, और आपको आसानी समझ में आ जाएगा। अब E का मान वैल्यू कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाल लिया, इसको इंटीग्रेट करेंगे dA को। अब आप देखिए, dA का मतलब जैसे मैंने बताया, ये जो संपूर्ण पृष्ठ है, ये वाला वक्रीय, इसमें से जो छोटा सा भाग है ना पूरे क्षेत्रफल का, वो तो dA है। तो पूरा जो वक्रीय पृष्ठ आपको दिखाई पड़ रहा है, इस वक्रीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा कितना होता है? आपने मेंसुरेशन में पढ़ा होगा, ये ध्यान रखेंगे। ये होता है वक्रीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल भी हम कह देते हैं, तो ये होता है 2πr l। और l हमने जो बेलनाकार गॉसियन सरफेस लिया है उसकी क्या है? लंबाई है, ये आ गया।
जहां हमने लिख भी दिया, जहां इंटीग्रेशन डी ए बराबर 2πRL है, जो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। कोई भी आपको पिछली चीजें नहीं समझ में आ रही है, जैसे घनकोण में आपको दिक्कत आ रही है, हालांकि यहाँ पे घनकोण की जरूरत नहीं पड़ी है फिलहाल अभी, या मान लीजिए हमारे पास किसकी जरूरत पड़ रही, वैद्युत फ्लक्स की जरूरत पड़ रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में उन टॉपिक्स के लिंक दे दूंगा, जिससे आप उन टॉपिक्स की स्टडी कर सकते हैं और आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर भी इस चैप्टर से संबंधित जो भी पिछले टॉपिक हैं उनको आप देख सकते हैं। अब आप देखिए, अब हम आ रहे हैं, ये तो किसकी बात हो गई, ये हो गई, मैंने आपको बताया था, ये अभी हो गई ये वाला जो पृष्ठ है, वक्रीय पृष्ठ है, ठीक है, वक्रीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब समतल सिरों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये वाले समतल सिरे हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था, फिर पुनः मैं आपको बता दूं, ये तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, और ये बेटा जो हमने डीए अवयव माना है क्षेत्रफल का, उस पर जो क्षेत्रफल वेक्टर है, क्षेत्रफल वेक्टर है इस डायरेक्शन में, ये हम कह सकते हैं डीए पर क्या है, अवलंब में एक ही बात होती है। अब आप देखिए इसके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 है। इसके बीच का एंगल जब 90 है तो जैसा मैंने रफ को बताया क्या हो जाएगा, पहले तो दोनों सिरे हैं, दोनों सिरे तो हमने 2 लगा दिया, हालांकि 0 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस 90, और कॉस 90 का मान क्या हो गया, 0। तो डी फाई ई की जगह हमने क्या किया, पहले डी फाई ई करके निकाला था, फिर इंटीग्रेशन किया है, इसमें हमने पूरा फाई डबल डैश ले लिया, एक बार में टोटल ले लिया। टोटल इसलिए ले लिया, हमें यहाँ पर डीए की जरूरत ही नहीं पड़ी, डीए के मान की जरूरत नहीं पड़ रही है, हम सीधे कॉस 90 का मान 0 हो जाता है, तो क्या हो जाए, 0 हो जाएगा। तो समतल पृष्ठों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, क्या लिखेंगे, वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, ये फाई ई बराबर क्या है, फाई डैश प्लस फाई डबल डैश, हमने ये 0 है तो ये 0 है, और ये क्या हो गया, ये आपका ई 2πRL है, तो 0 हम इसमें जोड़ दें तो आ जाए ई बराबर 2πRL, ये इक्वेशन नंबर 3। अब गॉस की जो प्रमेय है, जैसा कि आप जानते हैं गॉस की प्रमेय में हमने स्टेटमेंट में पढ़ा हुआ है, फाई बराबर आता है Q अपॉन एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0 जानते हैं हम, निर्वात की वैद्युत है। गॉस की प्रमेय को भी अगर आप समझना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं, मैंने उसका लिंक दे दिया है। अब ये भी फाई का मान है और ये भी फाई का मान है, दोनों मान आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों फाई का, तो ये E बराबर 2πRL और Q अपॉन क्या होता है, एप्सिलॉन 0, ठीक है, E बराबर Q अपॉन ये 2πRL नीचे पहुंच गया, 2πRL, एप्सिलॉन 0 पहले से। अब इसके बाद देखिए ये Q बराबर, मैंने आपको रेखीय आवेश घनत्व बताया था, तो रेखीय आवेश, इसका भी टॉपिक अगर आप देखना चाहें, तब ये जो आपका दिया सतत आवेश वितरण है, उसका भी लिंक मैं भेज रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में। तो ये होता है रेखीय आवेश घनत्व बराबर होता है, अगर पूरे आवेश को हम लंबाई से क्या देते हैं, भाग देते हैं, तो ये होता है Q अपॉन L। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा लैम्डा L। तो हम यहाँ पर लगाना है, देखिए Q की जगह पे हमने क्या रख दिया, लैम्डा L, L से L कट गया, तो फाइनली हमारे पास आ गया E बराबर लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन 0 R। अगर हम इसे वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर E इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन 0 R इनटू सॉरी डॉट यूनिट वेक्टर R। मैंने आपको बताया, देखिए क्या आप देखिए कैसे ये वेक्टर फॉर्म में बदल गए, थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ तक ये पूरी राशि कैसी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, और ये आपकी कैसी वेक्टर क्वांटिटी है।
अब हमने जब यूनिट वेक्टर आर लिया तो यूनिट वेक्टर आर है, चूंकि वेक्टर है तो इसमें डायरेक्शन तो होगी, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डायरेक्शन होने के कारण इधर वाली क्वांटिटी भी होगी, वो कैसी हो गई, वो सदिश राशि हो जाएगी। अगर इसे हम 1/4πε0 की फॉर्म में लिखना चाहें, क्योंकि उसकी वैल्यू हमें डायरेक्ट 9 × 10⁹ पता होती है, तो हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, तो ये 2λ/r हो गया, और ये 2πε0 की जगह पे क्या हो गया, 4πε0। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो फिर वही हो जाएगा, वेक्टर ई 1/4πε0 2λ/r, यूनिट वेक्टर आर। यहाँ से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है, ई का मान है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, आर के होता है। यानी ये जो तार है, इससे बिंदु जितना अधिक दूरी पर होगा, आर का मान जितना क्या होगा, अधिक होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी क्या होगी, कम होगी। यानी इस तार से दूर हटने पर अगर वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल रहे हैं तो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे दूरी का मान बढ़ता जाएगा, इसका मान क्या होता है, कम होता जाता है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है, ये टॉपिक मैंने जो समझाया है ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।